सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। तो मैं मजाक नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर इसमें 2023-24 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर ही नहीं बल्कि इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 उड़ीसा जोन आई का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन पेपर को मैं लीक क्वेश्चन पेपर क्यों कह रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना मेरी बात और वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस बार जो मैं बोलने जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको मैं लीक क्वेश्चन पेपर क्यों कह रहा हूँ। अब देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर आज हम लोग देखेंगे इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर है जो कि सीबीएसई के सैंपल पेपर से हूबहू मैच खाता है, ठीक है। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इसमें कई सारे पुराने क्वेश्चन पेपर का भी मिक्सअप है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हो जाता है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एनुअल एग्जामिनेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इसमें हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लीट सोल्यूशन के साथ ये वीडियो लाया है, ठीक है। बस क्वेश्चन पेपर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो भी देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। इसलिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, लीक बोल रहा हूँ। जो समझना है वो समझो, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए। नो, यहाँ पर सेक्शन ए में जो है टोटल 7 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो टोटल सेक्शन ए हम लोग का 7 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नो, यहाँ पर सेक्शन ए में भी है टोटल 2 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन में टोटल 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, सो टोटल 1 नंबर क्वेश्चन में जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, समझिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए। तो ए में यहाँ पर बोला है द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड इन द ईयर। तो सती सिस्टम हुआ करता था पहले। उसमें क्या होता था, अगर किसी का पति मर जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी मरना होता था, चाहे वो मर जाए या फिर उसको जिंदा जला दिया जाए, मरना तो उसको होता था। तो ऐसा सिस्टम को बैन करना चाहिए था, राइट। तो उस समय का जो सरकार था यही किया, और कब किया वही हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपली हम लोग इसका आंसर देना है 1829 को ये जो था सिस्टम बैन हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1829। तो 1829 को आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन में बी बोला है मुरल पेंटिंग मीन्स। तो मुरल पेंटिंग्स का क्या मतलब होता है, तो वॉल पेंटिंग्स को ही हम लोग मुरल पेंटिंग्स बोलते हैं। क्योंकि होता क्या था, पहले के ज़माने में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट सब जो थे वो वॉल पे पेंट किया करते थे। उसी समय से जो इसका नाम जो है वॉल पेंटिंग को हट के मुरल पेंटिंग रखा दिया गया, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सी है वो बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। कौन सा नीचे दिया गया है उसमें से वो नेचुरल फाइबर का कैटेगरी में आएगा। सो नेचुरल फाइबर वैसे फाइबर होते हैं जिसको कि डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन किया जाता है, राइट। तो नेचुरल फाइबर आर दोस फाइबर विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचर्स। वही आर्टिफिशियल फाइबर वैसे फाइबर हो जाएंगे जिसको कि नेचर से ऑब्टेन नहीं किया जाता है, जिसको कि मैनमेड होता है या फिर लैब में बनाया जाता है, ठीक है। तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, नायलॉन तो हम लोग का आर्टिफिशियल फाइबर है, एक्रिलिक भी जो होता है वो हम लोग का आर्टिफिशियल फाइबर है, बट जूट जो होता है उसको प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, ये डायरेक्टली नेचर से बन के आता है, इसलिए हम लोग इसको नेचुरल फाइबर का कैटेगरी में बांट देंगे। तो ये हम लोग का भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर तो क्वेश्चन में डी क्या बोला, इन कोर्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द, यहाँ पर स्टेट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ से जो हम लोग का चूज द करेक्ट ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखो 2 का जो सबसे ए नंबर क्वेश्चन है वो बोला है ट्राइबल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज। अब यहाँ पर देखो ट्राइबल्स जो होता है उसको और क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पर ट्राइबल्स को और क्या बोला जाता है, जरा सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। तो यहाँ पर आदिवासीज बोला जाता है, राइट। तो इसका हम लोग सिंपली आंसर लिख देंगे आदिवासीज। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आइए। तो पहला का आंसर हो जाएगा ट्राइबल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज आदिवासीज। तो टीपू स्क्वाड वाज मेड ऑफ टेस्ट स्टील। तो यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन बोले टीपू का जो स्क्वाड था, मीन जो तरवाल था, टीपू सुल्तान हुआ करते थे, राइट। तो उनका जो तरवाल था वो किससे बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड्स, ठीक है। वुड्स। वुड स्टील जो थे उस समय के सबसे ज़्यादा मजबूत स्टील में से एक हुआ करता था। इसका आंसर हो जाएगा WWOD वुड स्टील, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोले डेथ इज ऑफ्टन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील इज ऑफ्टन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का एंड होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, जो कि हम लोग का सेक्शन बी। तो ये यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। यहाँ पर सेक्शन बी में जो है हम लोग को कोई 11 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सो यहाँ पर टोटल 11 क्वेश्चन है, तो 33 मार्क्स का ये जो है हम लोग का सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे। हम लोग सिर्फ 11 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, वो क्या बोला है एक बार उसको रीड कर लेते हैं, उसका आंसर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। So write any 3 reasons why development of cotton industries in Britain is affected by the textile producers in India. So डेवलपमेंट जो हो रहा था किसका, कॉटन इंडस्ट्रीज का ब्रिटेन में, वो
उससे जो है कैसे इफ़ेक्ट हुए हम लोगों के जो इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे। तो हम लोग को कोई भी 3 रीज़न्स देना है, ठीक है? चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन इज़ अफेक्टेड बाय द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन वेरियस वे। तो कैसे हुआ था? 3 रीज़न देखना है तो आइए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर बोल रहा है हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इन इंग्लैंड मेड इट डिफिकल्ट टू इम्पोर्ट टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। क्योंकि इंग्लैंड से जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुड्स इम्पोर्ट हो रहा था, जिस वजह से जो होता है यहाँ से एक्सपोर्ट होना मुश्किल हो गया था इंडिया से, राइट? ये हो जाएगा हम लोग का सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है विथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट्स, ठीक है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टार्टेड कॉम्पीटिंग विद द इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। अब क्योंकि यहाँ पर हाई इम्पोर्ट्स आ गया था, क्योंकि ब्रिटेन में जो था टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन था वो काफ़ी पहले आ चुका था, राइट? सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन आया था वो ब्रिटेन में ही आया था, इंग्लैंड में, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं, ठीक है? उसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ गया था, वहाँ से इम्पोर्ट होना कम हो गया था, जिस वजह से इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। यहाँ पर तीसरा यहाँ पर बोल रहा है इन एडिशन इसके ऊपर से इंडियन मार्केट वेयर फ्लडेड विद द ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ्स बाय 1830। तो यहाँ पर बोला है कि इंडियन मार्केट जो था उस समय काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुके थे विथ ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ्स, और वहाँ पर जो था ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका था 1830 के समय के आसपास। तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। क्वेश्चन 4 बोला है व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट द इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंसर्व्ड इंडियंस। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आखिर क्यों महात्मा गांधी को ऐसा लगता था इंग्लिश एजुकेशन जो इंग्लिश इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जा रहा था वो जो है इंडियंस को अपना गुलाम बना चुका है। ऐसा क्यों महात्मा गांधी को लगता था, हम लोग इसका आंसर जानेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या है। महात्मा गांधी आर्ग्यूड, वो कहते थे दैट द कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। उनको लगता था कि ये जो कॉलोनियल एजुकेशन आया है, मीन्स जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया एजुकेशन जो है वो एक सेंस क्रिएट करेगा कि इसका इंफीरियरिटी मीन्स ऊंचा समझने लगा है। इंडियंस लोग जो है कॉलोनियल एजुकेशन को ऊंचा कुछ समझने लगे, मीन्स ब्रिटिश सरकार को जो है ज़्यादा बड़ा समझने लगे। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। उन्हें लगने लगा था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन सब जो है, मीन्स जो ब्रिटिश सरकार है वो ज़्यादा सुपीरियर है, बड़ा है, एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दैट दे हैड इन देयर ओन कल्चर। उनको लगता था उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है वो सब जो है बेकार है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ऐसा महात्मा गांधी जी को लगता था कॉलोनियल एजुकेशन के आ जाने से। तो ऐसा महात्मा गांधी जी को लगता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 5 क्या बोला है, राइट एनी 3 रीजंस पीपल हैड नॉट फॉर सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 बोला है कोई भी 3 रीजन लिखे, कोई भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे, ठीक है? 3 रीजन मीन्स कोई भी 3 रीजन लिखना है। पीपल हैड नॉट फॉर सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, आखिर क्यों उस समय के जो लोग थे वो अपने लड़की को जो है स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। तो इसका आंसर लिखना है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 3 रीजंस क्या थे। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन देखो क्या है, पीपल फियर दैट द स्कूल वुड प्रिवेंट गर्ल्स फॉर फुलफिलिंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। ये पहला रीजन हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, पीपल वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट गर्ल्स मस्ट कीप अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस। उनको लगता था कि गर्ल्स को जो है पब्लिक स्पेस से जो है दूर रखना चाहिए। और यहाँ पर तीसरा रीजन यहाँ पर सिंपली ये हो जाएगा, सिंपल है कि पीपल फियर दैट द गर्ल्स वुड बी टेकन अवे फ्रॉम देयर होम्स बिकॉज ऑफ स्कूल। उनको लगता था कि अगर वो स्कूल जाएंगे तो वो अपने घर से जो है दूर होते जाएंगे। तो ये अजीब टाइप का सोच था उस समय के जमाने के लोगों का। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम लोग इसका आंसर जानना था। 3 रीजन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 6 क्या बोला है, यहाँ पर बोला है व्हाई डिड स्क्रॉल पेंटर्स एंड पोर्टर्स कम्स टू कालीघाट, व्हाट काइंड ऑफ थीम्स चूज टू प्रोड्यूस देयर पेंटिंग्स। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रॉल पेंटर्स और जो पोर्टर्स थे वो कालीघाट आना चाहते थे। तो कालीघाट कलकत्ता में, द सिटी ऑफ कलकत्ता वाज इमर्जिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल सेंटर्स। इट प्रोमिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड ब्राइट फ्यूचर। ये जो था प्रॉमिस कर रहा था, मींस वादा कर रहा था किसका, अपॉर्चुनिटी और ब्राइट फीचर्स का। यहाँ पर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी था, ब्राइट फीचर था। तो इस वजह से जो स्क्रॉल पेंटर्स थे, पोर्टर्स थे, केम टू कालीघाट इन द होप ऑफ फाइंडिंग न्यू पैट्रॉन्स एंड बायर्स। पैट्रॉन्स मतलब उसको कहा जाता है जो कि पैसे देते हैं, ऐसे पैसे नहीं देते हैं, पेंटिंग्स खरीद के जो पैसे देते हैं उसको हम लोग पैट्रॉन्स बोलते हैं। दे क्लोजली ऑब्जर्व द चेंज इन द सोसाइटी अराउंड देम एंड बिगेन टू पेड न्यू थेम्स। और वो जो थे अपने आसपास के, क्योंकि उसमें कलकत्ता एक इमर्जिंग सिटी था, इसलिए वहाँ पर जो थे वो लोग आ रहे थे, देख रहे थे कि आखिर कैसा चेंज हो रहा है, इसलिए उस पर जो था उन लोग थैम बना रहे थे। थैम मतलब एक टाइप ऑफ एक लाइन में जो होता है चेंजिंग जो ब्यूटीज होता है उसको दिखाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे जो चेंज हो रहा था उनका सोसाइटी में, और उनको पेन कर रहे थे एक न्यू थैम। एक के बाद एक जो आएगा उसको हम लोग थैम बोलेंगे। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को भी यहाँ पर हम लोग थैम्स बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 का आंसर। काफी ज्यादा सिंपल आंसर था। आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है बट हम लोग को क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और उसका आंसर जितना भी बड़ा हो आप लोग उसको छोटा छोटा करके देख सकते हो। पर अगर आपको याद हो जाए तो आप लोग उसको अच्छा से आंसर बना के लिख दोगे, ठीक है? मैं यहाँ पर बता दूंगा, समझा दूंगा, पर लिख नहीं सकते, ठीक है? आपको एग्जाम में खुद से लिखना है तो समझ के जाओ, ठीक है? रट्टा मारने का आदत छोड़ दो धीरे धीरे, क्योंकि अगर जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना जल्दी आप लोग अच्छा मार्क्स कर पाओगे, ठीक है? तो आपको सिर्फ याद करके नहीं जाना है, उसको समझ के जाना है, ताकि भूल भी जाओ तो आपको याद है कि आखिर क्या था उसके बारे में, तो कुछ तो लिख के आओ। तो इसलिए जो है रट्टा मारना छोड़ दो और पढ़ो अच्छा से, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोला, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, व्हाई देयर वाज अ रिलक्टेंस टू डिवाइड द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस।
सो आज़ादी के बाद यहाँ पर जब आज़ाद हो चुका था हमारा इंडिया, तो आखिर क्यों देयर वाज़ अ रिलक्टेंस टू डिवाइड द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो आखिर क्यों देयर वाज़ अ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मीन्स कोई चीज़ को मना करना, राइट? आप कोई चीज़ करना तो जा रहे हो, कोई करने तो कोई चीज़ जा रहे हो, बट आपको उसको पता नहीं उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, अच्छा होने वाला है या फिर खराब होने वाला है। तो ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया, उसके बाद आखिर क्यों नहीं। देखो यहाँ पर लिंग्विस्टिक का मतलब समझो। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब कि बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पे देश को क्यों नहीं विभाजित किया जा रहा था, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाई देयर वाज अ रिलक्टेंस, मीन्स मना किया जा रहा था क्या करने से, टू डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, मीन्स बेसिक्स लैंग्वेज के बेसिस पे देश को भाजित करना क्यों मना किया जा रहा था। गिव वन रीजन व्हाई इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसके एक और हम लोग को रीजन देना है कि आखिर क्यों। ये दूसरा क्वेश्चन हुई है, ठीक है। गिव वन रीजन, हम लोग को एक रीजन देना है आखिर क्यों इंग्लिश कंटिन्यू रहा इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब देश आजाद हो गया तब भी इंग्लिश बोला जाता था इंडिया में, आखिर क्यों ऐसा हुआ, तो इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हाथ समझने में, बस समझने में, ठीक है। बाकी समझ जाओगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड है जो कि नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या था। द गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट टू डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स बिकॉज़। सो आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती थी, कि आखिर नहीं चाह रही थी। रिलक्टेंट का मैंने आपको बताया, मतलब कि फाइनल आउटकम कैसा होगा हमको उसके बारे में नहीं पता, इसलिए आपको वो जो अटेम्प्ट करने जा रहे हो सही है गलत आपको इसके बारे में ही नहीं पता है। ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे। बिकॉज आखिर ऐसा क्यों नहीं चाहती थी गवर्नमेंट, बिकॉज द कंट्री वाज ऑलरेडी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्योंकि कंट्री जो है पहले से ही धर्म के बेसिस पे जो है डिवाइड हो चुकी थी। और हमने देखा था जब पार्टीशन हैज किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस इन लाखों आदमी की जान गई थी इस वजह से। इसी वजह से इट फियर दैट द फर्दर डिवीजन, इसी वजह से जो आगे का जो डिवीजन होने वाला था, मीन्स जो भाजन होने वाला था ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन्स, लैंग्वेज के बेसिस पे, कुड डिस्क्रप्ट इट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और इस वजह से क्या होने वाला था, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो थी, एकता जो थी, एक यूनिटी में रहने की एकता जो थी, वो भी हो सकता है इस वजह से जो डिस्टर्ब हो जाए, वो भी हो सकता है इसकी वजह से खत्म हो जाए। इस वजह से गवर्नमेंट जो चाह रही थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे इंडिया को डिवाइड करना गवर्नमेंट को सही नहीं लग रहा था, बट फाइनली ऐसा होता है। और इसके बाद होने के बाद भी जो है इंडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्री बना रहता है। ऐसा माना जाता था कि अगर भाजन किया कर दिया गया इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो इंडिया जो और भी ज़्यादा फर्दर टूट जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, इंडिया और भी ज़्यादा मजबूत बनता है। तो अभी ये देख सकते हो लैंग्वेज के आधार पे अलग अलग कंट्री बनाया गया है। झारखंड अलग है, बिहार अलग हो चुका है, केरला अलग हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो चुका है, पंजाब अलग हो चुका है, गुजरात अलग हो चुका है। हर जगह अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, फिर भी इंडिया एक मजबूत कंट्री है, एक यूनिटी का कंट्री है। ऐसा नहीं होता है कि आखिर लैंग्वेज के बाद भी, लैंग्वेज डिवाइड हो जाने के बाद भी इंडिया एक खराब कंट्री बन गया, उसका यूनिटी और इंटीग्रिटी बिगड़ गया, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कहना गलत है। बट पार्टीशन जो हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे जो हुआ था, वो गलत हुआ था, क्योंकि उससे लाखों आदमी की मौत हुई थी। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 8 क्या बोला, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, राइट इट्स डिसएडवांटेज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा आंसर होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। देखो यहाँ पर क्या होगा आंसर, आफ्टर द सॉइल लूजेस इज फर्टिलिटी, जब हम लोग काफी ज्यादा खेती कर लेते हैं तो सॉइल जो होता है अपनी फर्टिलिटी जो होता है उसको लूज कर देता है, राइट। द लैंड इज अबेंडेड एंड द कल्टीवेटर मूव टू अ न्यू प्लॉट। तो उसके बाद क्या करता है, लैंड को जो अकेला छोड़ दिया जाता है, उसको कुछ साल तक डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ताकि जो फर्टिलिटी है वापस वो रिप्लेनिश हो सकते हैं नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा, ठीक है। एंड द कल्टीवेटर मूव टू अ न्यू प्लेस, और कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, एक नया जगह चले जाते हैं, इसी को हम लोग कल्टीवेशन कहते हैं। कैसा कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो देखो इसका द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दैट मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट एंड दिस इंक्रीज सॉइल इनफर्टिलिटी एंड लीड टू द सॉइल इरोजन। इस वजह से क्या होता है, सॉइल इनफर्टिलिटी होता है, मीन्स सॉइल का जो नेचुरल फर्टिलिटी वो खो जाता है और सॉइल इरोजन भी इसके साथ होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इसलिए काफी ज्यादा बैंड कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन 9 क्या बोला है, व्हाई कॉटन इंडस्ट्रीज रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। सो कैसे है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो रैपिडली एक्सपेंड हुआ मुंबई में, राइट। इसके बारे में हम लोग को बताना है। इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आल्सो नोन एज सनशाइन इंडस्ट्रीज। तो सनशाइन इज सनराइज इंडस्ट्रीज। सो क्या कॉटन टेक्सटाइल को ही सनराइज इंडस्ट्रीज बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आइए तो हम लोग जानते हैं इसका फटाक से आंसर। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या है, कॉटन टेक्सटाइल रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। तो ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो देखो रीजन क्या है, द सिटी वाज ह्यूमिड, ह्यूमिड था मींस उसमें नमी था, वार्म क्लाइमेट था विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द कॉटन। और यही चाहिए होता है कॉटन को, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, द रॉ मटेरियल इज इजिली अवेलेबल। वहाँ पे जो रॉ मटेरियल था वो भी काफी ज़्यादा इजिली अवेलेबल था, राइट। पोर्ट इज लोकेटेड इन मुंबई विच इज हेल्पफुल इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर पोर्ट्स भी था जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो भी वहाँ पर इजिली अवेलेबल था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद किया था, जिस वजह से जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था मुंबई में, ठीक है। तो ये वजह है, वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा था, वहाँ पर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल था, वहाँ का जो पोर्ट जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दिया जाता था। एक और क्वेश्चन था, तो कॉटन टेक्सटाइल इज नॉट अ सनराइज इंडस्ट्री। सो कॉटन टेक्सटाइल को जो है सनराइज इंडस्ट्रीज नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, डिफाइन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच।
तो यहाँ पर बोला है डिफाइन करना है हम लोग को पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज और एक एग्जांपल भी इसका दे देना है। तो क्वेश्चन में 10 नंबर का पूरा हो जाएगा, तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, 10 नंबर का आंसर है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो हम लोग को ये लिखना है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एग्जांपल हेल्थ केयर हो जाएगा, एजुकेशन भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होता है, द दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर ओन्ड बाय या फिर ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। कोई इसको स्टेट ऑपरेट करेगा या फिर इंडिविजुअल ऑपरेट करेगा, ठीक है। एग्जांपल हो सकता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जिस पे लग जाता है वो हम लोग का जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 का आंसर, छोटा सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग 11 को स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नीचे भी बचा हुआ है, तो हम लोग नीचे भी कुछ देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाई ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर एज द अनलिमिटेड रिसोर्स। तो आखिर क्यों ह्यूमन रिसोर्स को जो होता है अनलिमिटेड रिसोर्स कंसिडर किया जाता है, एक्सप्लेन गिविंग 2 एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल के साथ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आइएगा इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा, आखिर की ह्यूमन को अनलिमिटेड रिसोर्स माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ वजह तो होगा ना इसका, तो ये वही देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ह्यूमन आर कंसिडर्ड एज द अनलिमिटेड रिसोर्स बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेनी अदर रिसोर्सेज पॉसिबल थ्रू एंड बाय ह्यूमन। क्योंकि ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी अदर रिसोर्स चाहे वो अनलिमिटेड हो या लिमिटेड हो, उसका जो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब तक ह्यूमंस है। क्योंकि अगर कोई रिसोर्स है वो पड़ा हुआ है, उसका यूज़ कोई तभी कर पाएगा जिसके पास इंटेलिजेंट होगा, और ह्यूमन बींग के पास काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंसी है। तो इस वजह से जो है ह्यूमन को जो है अनलिमिटेड रिसोर्स माना जाता है। तो ये इसका वजह हो जाएगा। नो एक्सप्लेन करना था 2 एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पर देखो पहला एग्जांपल क्या है, ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर एंड टू क्रिएट मोर रिसोर्स। ह्यूमंस के पास ये ऐसा एबिलिटी है और कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं है ह्यूमंस को छोड़ के जो कि इसका बेस्ट यूज़ कर सके, किसका नेचर्स का। अब देखो यहाँ पर अपना यूज़ तो कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, बट ग्रेड के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से नेचर जो है उतना दे नहीं पा रही है जितना ह्यूमन को चाहिए है। तो हम लोग को जो है ह्यूमंस को जो है उसका यूज़ करना है, ठीक है। उसको हम लोग यूज़ के लिए यूज़ करना है, ना कि ग्रेड के लिए यूज़ करना है। तो इसको बात को जो ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखते हैं, ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट रिसोर्स इनटू बाय यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। तो ह्यूमंस के पास एबिलिटी है टू कन्वर्ट रिसोर्स इनटू यूज। तो ह्यूमंस के पास ये ऐसा एबिलिटी, और कोई भी दूसरा ऑर्गेनिजम्स को देखियो जिसका ऐसा एबिलिटी हो, नहीं है। ह्यूमंस के पास ये ऐसा एबिलिटी नहीं, तो दूसरे के पास होता तो वो यूज़ नहीं करता। बताओ, अभी ह्यूमंस के पास ये इसलिए ह्यूमन यूज़ कर रहा है। तो ह्यूमंस के पास क्या एबिलिटी है, वो कन्वर्ट कर सकता है रिसोर्स को बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। उससे एनर्जी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकता है ह्यूमंस। इसलिए जो है ह्यूमंस को जो है अनलिमिटेड रिसोर्स माना गया है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट अभी नहीं, अब देखो मैंने ऐसा नहीं बोला कि आज नहीं, बट अभी नहीं। आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप इसकी चिंता मत करना, हम लोग सेम 12 नंबर क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। बस छोटा ऐसा 50 लाइक का टारगेट है, वो जरूर से पूरा कर देना। चैनल पे ने सब्सक्राइब कर देना, आप ही लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो ये लाइक करना और चैनल पे सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो प्लीज़ ये दोनों कंप्लीट कर दो, एंड आंसर की चिंता मत करो, ठीक है। ये हम आपको जरूर से प्रोवाइड कर देंगे, इसकी चिंता आप लोग मत करना। बस नीचे लाइक है उसको जरूर से पूरा कर देना, चैनल पे ने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑन कर देना, ठीक है। हो सकता है अगर लेट हो तो अब एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट कर देना। हो सकता है वीडियो पहले से अवेलेबल हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, वहाँ पर वीडियो का लिंक अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देखते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करें। तो मिलते हैं उस वीडियो में जल्दी। टिल देन अपना ख्याल रखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, लाइक इनको भी जरूर से पूरा करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।